कि हमने टोकनाइजेशन कर लिया था, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, सारी चीज़ें हमने जो है वो कर ली थी। आज हम उससे जो है वो आगे का काम कर रहे हैं, यानी हम पूरी एप्लीकेशन को कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे माइंड के अंदर, वो देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा उसके स्टार्ट करने से पहले कि एप्लीकेशन किस तरीके से रन होगी, बेसिकली मेरे पास मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ प्री नॉलेजेस दे देती हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने इससे पहले जो है वो रिएक्ट के अंदर, अगर कुछ पुराना रिकॉल करूँ मैं, तो रिएक्ट के अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कि भाई रिएक्ट को पे कैसे हम प्रोजेक्ट रन करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को आती है। लेकिन वहाँ पर मैंने बताया था कि भाई एक ट्रांसपाइलर होता है बेबिल के नाम से, जो कि ट्रांसपाइल करता है कोड को। मैंने क्या बताया था कि ट्रांसपाइलर क्या कर रहा होता है, एक असल में हमारे पास होता है कंपाइलर और एक होता है ट्रांसपाइलर। इन दोनों का डिफरेंस भी जानना ज़रूरी है। वजह क्या है, कंपाइलर याद रखिएगा हमेशा मशीन कोड में कन्वर्जन करता है किसकी, हाई लेवल लैंग्वेज की। तो जितने भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको कन्वर्ट कर देता है किस में, मशीन लैंग्वेज में। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंपाइलर। जैसे हम कंपाइल करके डार्ट वगैरह में देख रहे होते हैं कोड को कंसोल पे, तो क्या आउटपुट जो भी आता है वो मशीन लैंग्वेज जो है वो उसको कन्वर्ट करके और फिर आपको ब्राउज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में वापस ला के दिखाता है। तो ये काम सारा कंपाइलर करता है। लेकिन हमने शुरू में बेबिल को देखा था और ऑनलाइन भी देखा था बेबिल को, कि हम ऑनलाइन भी जो है वो कोड रन करके देख सकते हैं कि बेबिल किस तरह से ट्रांसपाइल कर रहा होता है बेसिकली। तो बेबिल जो है वो काम करता है सोर्स टू सोर्स। ये वजह बताने की ज़रूरत क्या है, थोड़ी थ्योरी भी है ताकि हमें ये चीज़ पता चले आगे जब इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि भाई ट्रांसपाइलर क्या होता है, बेबिल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं क्या कह रही हूँ, सोर्स टू सोर्स। सोर्स टू सोर्स का मतलब ये है कि बेसिकली ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता, ये हाई लेवल टू हाई लेवल ही रहने देता है, हाई लेवल में ही रहने देता है, लेकिन उसको अंडरस्टैंडेबल बना देता है किसके लिए, मशीन के लिए या ब्राउज़र के लिए। तो वो अंडरस्टैंडेबल क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, जैसे कॉन्स्ट हम लिखते हैं तो वो कॉन्स्ट को वर में कर देता है, VAR के अंदर वेरिएबल। तो बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि वो हमें समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस किस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से ट्रांसपाइल कर रहा होता है। हमें बस याद रखना है कि हाँ बेबिल जो है वो एक ट्रांसपाइलर था। अभी हम इसको रिकॉल क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक इशू था हमारे पास। वो इशू क्या था कि यहाँ पर हम क्या फेस करते थे, स्लो डेवलपमेंट फेस कर रहे होते थे। स्लो डेवलपमेंट का मतलब है कि रिएक्ट के अंदर आपने जितनी एप्लीकेशन बनाई है तो आप नोट कर रहे होंगे कि उसका टाइम लेता है कुछ अच्छा खासा 20 सेकेंड 30 सेकेंड, उसके बाद ही वो आपको रन करके NPM स्टार्ट जब हम कर रहे होते थे तो कुछ सेकंड्स ले रहा होता है। वो बेसिकली वो प्रोमिनेंट सेकंड्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो फ्यू सेकंड्स में आपको आउटपुट दे दे, अच्छा खासा टाइम लग जाता है, कभी एक एक मिनट जो है वो लग जाता है। तो हमारी एप्लीकेशन कितनी छोटी थी, एक एक पेज की हमने चीज़ें उसमें जो है वो मॉड्यूल बना के चेक किए थे, तो हमारे पास इतना टाइम लग रहा था प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो हम बेसिकली अपनी एग्जीक्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए एक दूसरा ट्रांसपाइलर आज से यूज़ करेंगे। उस ट्रांसपाइलर का नाम है मेरे पास वाइट, जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि इसको देख कर आइएगा थोड़ा सा। ये क्या करता है, ये बेसिकली एक ट्रांसपाइलर है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये क्या है, क्या डिफरेंसेस है, ताकि आपको जो है वो याद रहे। एज आ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव की भी बात कर रही हूँ, या किसी को पढ़ाओ इन फ्यूचर तब भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी ट्रांसपाइलर ही है, लेकिन इसका मेन मोटिव क्या है कि ये आपकी एग्जीक्यूशन को बहुत फास्ट कर देता है। तो मैं इसमें ये लिख सकती हूँ कि भाई ये फास्ट डेवलपमेंट के लिए काम आता है। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो भी दिखाऊंगी पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करके, तो आपको ये खुद भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसका आउटपुट कितना तेज़ी से आ रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपाइलर है वाइट, और वाइट को हम देख लेते हैं सबसे पहले कि भाई ये किस तरीके से है। तो मैं यहाँ पर white.js.dev करके लिखूँगी, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मेरे पास आ गई है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर जो है वो ये मुझे कुछ पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है, और इसका अगर तुम देखो पहली लाइन में ही क्या लिखा हुआ है, वाइट फ्रेंच वर्ड फॉर क्विक प्रोनाउंस्ड, यानी इसका मतलब ही क्विक है। वाइट का अगर मतलब देखें तो इसका मतलब क्या है, क्विक, यानी कि क्विक या फास्टर मेरे पास एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम या कोड होगा। तो इसको बनाया ही इसीलिए गया है कि ये ट्रांसपाइलेशन तो करेगा, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपका प्रोजेक्ट जो है वो अब रन होगा। अच्छा, इस वजह क्या है, क्योंकि इसकी एक ही रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जो पाथ है ना वो बहुत छोटा देना पड़ेगा।
इसका मतलब क्या है कि मैं इसको सी ड्राइव में बनाऊंगी इस प्रोजेक्ट को। अगर मैं अपने ड्राइव पे बनाऊंगी, जैसे मैं आपको इस तरीके से पढ़ाती हूँ सी की बजाय अपने जेड ड्राइव पे यहाँ से आके, तो देखो ये मेरा पाथ जो है वो बड़ा बन रहा है। यहाँ पर तो खैर जेड ड्राइव छोटी दिखा रही है, लेकिन बेसिकली जब ये रन करेगा तो कहाँ से इफ्रा सर्वर फैकल्टी जेड ये आपको दिख रहा है। तो ये क्या है, पाथ जो है वो बड़ा है। तो घर पे करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसको घर पे तो कहीं से भी चला लोगे, पाथ छोटा ही बनेगा। लेकिन यहाँ के लिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप इसको सी के अंदर बनाना। तो सी के अंदर बनाओगे तो प्रोजेक्ट की एक ही रिक्वायरमेंट है कि पाथ छोटा हो, यानी कि मैं डायरेक्ट सी पे बना लूँ तो ये आराम से जो है वो चल जाएगा। तो इसके लिए मैं वापस आती हूँ यहाँ पर सी ड्राइव पे, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं कोई हायरार्की फॉलो नहीं कर रही कि मैं फिर अगर किसी फोल्डर में जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, पाथ बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहीं पर ही क्या करती हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ और इसका नाम रख देती हूँ मर्न, ठीक है। वैसे मैंने अपना बनाया हुआ है यहाँ पर, जो मुझे प्रोजेक्ट वाइज समझाना है ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म। अभी थोड़ी देर में हम इसके ऊपर स्विच करेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल इनिशिएट कर रही हूँ। तो एटलीस्ट तुम लोग पहले एक प्रोजेक्ट जो है वो सैम्पल के तौर पर देखोगे कि कैसे बनता है वाइट के अंदर। तो मैं ये मर्न पर आ रही हूँ और इसी को यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, CMD करके सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, प्रेफर करती हूँ कि भाई टर्मिनल पे ही हम जो है वो प्रोजेक्ट को रन कर सकें। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन करती हूँ और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसके अंदर यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी होगा कुछ, अगर नीचे मुझे मिल गई कमांड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, npm create void @latest और आगे प्रोजेक्ट का नाम है। तो आपकी मर्ज़ी, आप प्रोजेक्ट का नाम यहीं दे दो या फिर नेक्स्ट स्टेप में दो। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, void @latest। तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। और अब ये क्या बोल रहा है कि भाई आप प्रोजेक्ट का नाम दे दो, चाहो तो साथ में ही दे देते या अब चाहे तो यहाँ पर दे दो। अब मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम क्लाइंट रख दूँ, फ्रंट एंड रख दूँ, क्योंकि हमने बैक एंड का काम किया हुआ है। याद है, हमने पूरा बैक एंड बनाया हुआ है, लॉगिन रजिस्टर सारी हमने कोडिंग वोडिंग करके सर्वर के फोल्डर के अंदर रखा है। मैं उसी को यूटिलाइज़ करवाऊंगी, कोई दोबारा से हम उसको नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ पर मुझे लॉजिक लिखनी है, करना है, वो मैं जाहिर सी बात है करूँगी। तो मैंने अभी क्या कर रही हूँ कि उसी बैकएंड के लिए एक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बना रही हूँ। आई गेस मेरे एब्सेंस में आप लोगों ने बनाया हुआ था शायद फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट। तो फ्रंट एंड में कैसे बना रहे थे, वाइट से बना रहे थे, किससे बना रहे थे। बहरहाल अगर इससे नहीं बना रहे थे तो ये फास्टर एग्जीक्यूशन है, अभी आपको खुद दिख जाएगा। अगर रिएक्ट में भी बनाना चाहो तो बना लो, कोई मसला नहीं है। आप अगर आपको लग रहा है नहीं मैं रिएक्ट से ही बनाऊंगा, तो मैं बोलूँगी बना लो भाई। अगर आपके पास इतना टॉलरेंस है, पेशेंस लेवल है, आप उसकी रन टाइम दे सको, क्योंकि जैसे जैसे हमारी फाइल फोल्डर बड़ा होता जाएगा टाइम और ज़्यादा जो है वो कंज्यूम करेगा। तो बेहतर है कि मैं आसान सा, इसकी भी हायरार्की है, कोई मुश्किल नहीं है। वाइट के थ्रू मैं क्या कर लूँ, चला दूं। प्रोजेक्ट का नाम मैंने क्लाइंट रख दिया, ठीक है। अब ये कुछ मुझसे पूछेगा कि भाई ये क्या लेना है, इसमें क्या चीज़ आप किसके ऊपर ले रहे हैं। तो देखो सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क। अच्छा, यहाँ पर देखो एक शुरू में याद होगा मैंने आपको क्या कहा था कि मेरे पास रिएक्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है। यहाँ पे वो फ्रेमवर्क दे रहा है। तो इसकी बहस जो है ना वो चलती आई है जब से ये बना है, डेवलप जब से हुआ है रिएक्ट। तो वो अभी तक ये इन केस ऑफ स्टडी है कि ये फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है। मैं सिंपल सी दो चीज़ें बताती हूँ, मैंने आपको शायद शुरू में भी बताया हो कि फ्रेमवर्क हम उसको उस वक्त कंसिडर करेंगे जब मैं उसकी हायरार्की को फॉलो करूँ। जैसे हम क्या कर रहे थे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क .NET के अंदर, मैं वहाँ पर कोर्स वाली लाइन जहाँ लिखनी थी वहीं लिखूंगी। मिडलवेयर मुझे program.cs में ही ऐड करना होता था तो वहीं करूँगी। मैं अपनी मर्ज़ी से कोई फोल्डर ऐड नहीं कर सकती उसके अंदर। कि इवन हमने लॉगिन रजिस्टर वाला जो काम किया था आइडेंटिटी का, उसकी फ़ाइल को भी मैंने कहा था आगे पीछे नहीं छेड़ो। तो तब मैं उसको क्या कंसिडर करूँगी, फ्रेमवर्क। हाँ, लेकिन जहाँ मेरे पास लिवरेज है कि मैं खुद से सेटिंग कर सकूँ, आगे पीछे कर लूँ, तो मैं उसको लाइब्रेरी कंसिडर करूँगी। तो बार दफ़ा आप देखना कि रिएक्ट को फ्रेमवर्क कहा गया है और बार दफ़ा जो है वो लाइब्रेरी कहा गया है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं उसको लाइब्रेरी ही कंसिडर करती हूँ। तो ये देखो मैं एरो की यूज़ कर रही हूँ, मैंने रिएक्ट यहाँ से सेलेक्ट किया है ताकि मेरा प्रोजेक्ट बन जाए। और रिएक्ट के अंदर मुझे क्या लेना है, जाहिर सी बात है मुझे अपना कोड किस में लिखना है, सिंपल जावास्क्रिप्ट में। तो मैंने यहाँ से जावास्क्रिप्ट जो है वो कर दिया। अब इसने क्या कर दिया, स्कैप फोल्ड कर दिया, प्रोजेक्ट बना दिया। और अब ये प्रोजेक्ट अभी मेरे पास इंस्टॉल नहीं हुआ है, अभी सिर्फ रेडी हुआ है क्लाइंट के नाम का फोल्डर। अब ये क्या बोल रहा है, देखो ये आराम से हायरार्की में ये मुझे बता रहा है मुझे क्या करना है। आप फोल्डर के अंदर आओ, तो मैं फोल्डर के अंदर चली जाती हूँ, CD फोल्डर का नाम CD क्लाइंट। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ये इंस्टॉल करने बोल रहा है। तो मैं npm इंस्टॉल, कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो मैंने npm इंस्टॉल किया, तो अब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी प्रोजेक्ट बनाओगे
ताकि आप फिर इसी प्रोजेक्ट के साथ अपने बैक एंड को भी रख सको। मैंने क्या चालाकी की है कि मैंने इसी फोल्डर के अंदर ही, मतलब जो मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर था, मैंने इसी के अंदर ही सर्वर वाला फोल्डर भी यहाँ पर रख दिया है, ताकि बैक एंड और फ्रंट एंड साथ साथ चले। कहीं और रख रहे हो चला सकते हो बिल्कुल, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि भाई आप जो है वो यहीं पर ही साथ रख दो, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। क्या किया इसने, 102 पैकेजेस कर दिए, और फंड वाला काम तो हम करते ही नहीं है, 248 पैकेजेस कर दिए, और ये इतने पैकेजेस जो है वो फ़ंड के लिए रिक्वायर्ड है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूछ रहा है रन के लिए क्या करना है मुझे, npm run dev। आप जब रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाते थे तो क्या कमांड लिखते थे, npm start, अगर आपको याद आ रहा हो। तो अगर कोई बोले यहाँ npm start लिख दूँ भाई, तो आप npm start भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सजेस्टेड ही यूज़ करूँगी मैं। क्या बोल रहा है ये, npm run dev। तो जैसे ही मैं npm run dev करूँगी तो ये मेरे पास क्या कर देगा, देखो आप इसकी एग्जीक्यूशन कितनी फास्ट हुई है। विद इन अ सेकेंड इसने मुझे एक क्या करके दे दिया, एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है लोकल, और ये पोर्ट नंबर ये मुझे बता रहा है भाई इस पोर्ट पे आप जो है वो इसको चला लें। तो मैं कंट्रोल क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मेरे पास ये प्रोजेक्ट हो गया रेडी। देखो इसने ये विद इन अ सेकेंड जो है इस पोर्ट को रेडी कर दिया है, इसमें कोई टाइम नहीं लगाया है। गेट हो रही है बेटा ये चीज़। तो आज के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि भाई आप लोग भी वाइट के ऊपर ही प्रोजेक्ट बना लो। अब ये कॉम्बिनेशन भी क्या है, वाइट प्लस रिएक्ट। गेट हो रहा है, तो वाइट प्लस रिएक्ट के अंदर ही आप प्रोजेक्ट बना लो, क्रिएट कर लो। इसको पहले देख लो एक दफ़ा रन करके सी के अंदर आके इसी तरीके से, ठीक है। इसको कर लो इतना, उसके बाद फिर मैं प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से बात करूँगी कि हाँ अपना प्रोजेक्ट कैसे रेडी करना है। क्लाइंट के नाम से ही बना लेना ताकि आसानी हो जाए। क्या फॉलो कर रहे हो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि सी के अंदर आके आपको क्या करना है, एक पहले मर्न का फोल्डर बनाना है, और इस फोल्डर के अंदर आके क्या करना है, cmd करके अंदर आना है, कोड खोलना है, और उसके अंदर आप पहली कमांड क्या चलाओगे, npm create white@latest, और उसके बाद फिर अपना प्रोजेक्ट नेम दोगे, या साथ में ही दे देना, मर्जी है। प्रोजेक्ट नेम के बाद फिर वो आपको खुद ही सजेशन कर देगा, जब प्रोजेक्ट नेम दे दोगे तो ये तीनों कमांड वो खुद ही बता देगा। तो इतना करो पहले जल्दी से, ताकि आप जो है वो आपको समझ में आ सके। प्रोजेक्ट रन कर लो, ठीक है। ये इस तरह से खोल दिया है मैंने, और इसको चला के देख लो लोकल पे कि हाँ भाई आपके पास प्रोजेक्ट सही चल रहा है। स्क्रीन कनेक्ट करो। इस क्लाइंट के अंदर देखो क्या चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं, वही हायरार्की है। कोई शायद फोल्डर्स मज़ीद आपको दिख रहे होंगे, तो हम उन फोल्डर्स के अंदर जाएंगे। जैसे कंपोनेंट्स हो गए, अब इस कंपोनेंट के अंदर देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। लेआउट, ये पूरा पुराना स्ट्रक्चर है, कोई नई चीज़ नहीं है, आप ये सब कर चुके हो। हेडर, फुटर, लेआउट, ये मैं इस पर टाइम नहीं लगा रही कि इसको बना लो बेटा बैठ के। अब ये बनाना आपका काम है, इसको बनाना है, खूबसूरत करना है, ये सब चीज़ें आप करते जाओगे, ठीक। मैं आ रही हूँ असल अपने मेन फाइल के ऊपर, यूआई पे है भाई, ठीक है, क्लास के बाद चले आना। तो अब ये देखो यूआई मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है। इस फोल्डर के अंदर जो मेरे मतलब की फ़ाइल है वो ये है, register.jsx, और इसी के ऊपर मैं अपनी कोडिंग करने वाली हूँ। ये इसको मैंने ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले आऊँगी फॉर्म की डिज़ाइनिंग के ऊपर। अभी के लिए क्या है, जैसे मैंने ये पूरा ऊपर जो है वो थीम वीम सेट की हुई होगी, हेडर फुटर नज़र आ रहा है, लेआउट है, लेआउट में कुछ चीज़ें होंगी। तो अभी मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसको बनाने बैठ जाओ, हेडर फुटर लगाओ। आपके लिए फ़िलहाल क्या सजेशन है कि आप राउट से सिर्फ रजिस्टर की एक जो है वो मॉड्यूल ऐड कर लो, register.jsx, और उसके अंदर यहाँ पर आप एक फॉर्म क्रिएट कर लो। अब वो फॉर्म उठा के बूटस्ट्रैप से लगा लो या खुद से क्रिएट कर लो फील्ड। यहाँ चीज़ समझने की क्या है कि यहाँ मैंने क्या दिया हुआ है, आप ये देखो, ये जाना पहचाना कुछ लग रहा होगा। नेम क्या दे रही हूँ मैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाली फील्ड्स दे रही हूँ जो मैंने कहा मॉडल में रखा हुआ था बैकएंड के अंदर। तो नेम, मेल, पीनम और पास, ये मुझे ओरली याद भी हो गया, और ये आप लोगों को भी सजेशन है कि भाई आप ये कर लो। अब ऑन सबमिट में क्या हो रहा है, अच्छा ये फिर उसके बाद इसी के अंदर मैं लॉजिक लिखूंगी किस तरीके से। मैंने ऑन सबमिट में क्या बोला है, हैंडल सबमिट के मेथड पे चले जाओ। गेट हो रही है यहाँ तक चीज़, यहाँ तक करना है या मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँ एक साथ ही। अगर फॉर्म बनाना है तो फॉर्म क्रिएट कर लो जल्दी से। पहले कहाँ करोगे ये मैंने आपको बता दिया, सोर्स के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है यूआई के नाम से, तो आप भी यूआई के नाम से बनाना है, यूआई के नाम से बना लो। और कैसे मॉड्यूल बनता है अभी आपको पता होना चाहिए कि मैं मॉड्यूल कैसे बनाती हूँ। मैंने लॉग आउट का बनाया हुआ है, सारे मॉड्यूल बनाए हुए। अब register.jsx,
और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये गेट कैसे करेगा, जाहिर सी बात है मैंने बैकएंड के अंदर क्या किया हुआ होगा। अगर मैं इसके राउटर पर आऊँगी तो वही पुराना राउट है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ज़रा देखो यहाँ पर रजिस्टर का मेरे पास राउट बना हुआ है, क्या गेट और पोस्ट। अच्छा ये काम अभी आपको दिख रहा होगा, ये वैलिडेट वाला है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म के अंदर फील्ड्स में वैलिडेशन वाला काम हुआ हुआ है, इसको अभी छोड़ दो। सिंपल ऐसे ही लिखोगे ऑथ कंट्रोलर डॉट रजिस्टर, जैसे हम इससे पहले करते हुए आए थे, तो आपके पास ऑलरेडी होगा भी। तो हायरार्की को सेट कर लो ज़रा जल्दी से, ताकि फिर हम आगे बढ़ें और क्या हो सकता है। ठीक है, मैं रजिस्टर की फ़ाइल खोल के फॉर्म एटलीस्ट लगा दे रही हूँ, ताकि आप लोग एटलीस्ट फॉर्म रेडी कर लो जल्दी से। तो मैं इन दोनों को ही रन करूँगी। अच्छा मैं इसको, इसकी जो ऊपर मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, लॉजिक जो लिखी हुई है ना, इसको समझाने से पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाना चाह रही हूँ। क्यों दिखाना चाह रही हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए भाई हम करना क्या चाह रहे हैं। जब आप विजुअलाइज कर लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा रजिस्टर वाला काम हमारा यहाँ पर कैसे हो रहा है। तो उसके लिए मैं पहले टर्मिनल पर आ जाती हूँ। तो अब ज़रा देखो यहाँ मेरे पास तीसरा टर्मिनल खुल गया, मेरे पास 2 टर्मिनल ऑलरेडी ऊपर खुले हुए हैं। तो आप भी क्या करोगे, इसी तरीके से आओगे और 2 टर्मिनल खोलोगे। 2 टर्मिनल क्यों खोल रही हूँ मैं, ये अब आपको समझ में आना चाहिए। मैं अगर इस टर्मिनल पर आऊँ तो यहाँ मैंने क्या चलाया हुआ है, ज़रा देखो यहाँ पर मैंने जिस तरीके से हम सर्वर वाले प्लेटफॉर्म को चलाते थे, क्या लिखा था मैंने, CD सर्वर करूँगी और CD सर्वर के बाद क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या लिखते थे हम CD सर्वर के बाद, npx nodemon server डॉट jx। तो मैं इसको दोबारा से चला देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास क्या हुआ हुआ है, स्टॉप हुआ हुआ है शायद। ये कंट्रोल C करके इसको दोबारा से मैं चला रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ। आप लोग फोल्डर के अंदर शायद नहीं होंगे, तो आप पहले सर्वर के फोल्डर में जाओगे, ठीक है, जिसके अंदर पूरा बैकएंड का काम हुआ हुआ है। फिर मैं वही वाला अपना पुराना सिनेरियो कर रही हूँ। नोडमॉन मेरे पास हुआ हुआ होना चाहिए C के अंदर। मैंने आपको देखने का तरीका बताया था कि कैसे देखते हैं। तो अभी रोज़ाना काम कर रहे हो तो नोडमॉन यहाँ पर तो हुआ ही होगा, घर पे ज़रूर देख लोगे। npx नोडमॉन और मेरे पास क्या फ़ाइल थी, सर्वर डॉट js। तो मेरे पास सर्वर डॉट js के अंदर काम हुआ हुआ है, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर क्या हुआ हुआ होगा, कनेक्शन वाला काम हुआ हुआ होगा, आपको याद होगा। तो ये इसने क्या चला दिया है, पोर्ट 5000। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, देखो आप लोग प्लस के सिंबल से एक और टर्मिनल खोल लेना। वजह क्या है, क्योंकि मुझे अपना फ्रंट एंड भी साथ साथ चलाना है। तो मैं इसके अंदर आऊँगी और इसको कैसे चलाऊँगी, इसको भी मैं पहले स्टॉप कर देती हूँ, उसके बाद चलाऊँगी। CD करके क्लाइंट के अंदर आऊँगी, ठीक है, पहले से मौजूद हूँ तो मैं दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और इसको मैं कैसे चलाऊँगी, अभी हमने सीखा था कैसे चलाएँगे वाइट के प्रोजेक्ट को, npm run dev, ठीक है। अब npm स्टार्ट कोई करे तो वही है, स्लो प्रोसेसिंग होगी। तो बेस्ट ये है कि आप लोग, रन की स्पेलिंग मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, RUN होता है। तो npm run dev करूँगी। तो अब देखो इसने ये मुझे क्या दे दिया, एक दे दिया। इसको चलाने से पहले सर्वर ऑन होना ज़रूरी है भाई। अगर सर्वर ही ऑन नहीं किया हुआ है, यानी कि वो नोडमॉन npx वाली कमांड नहीं चलाई हुई, तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है फ्रंट एंड आपका कनेक्ट हुआ हुआ है बैक एंड से, तो वो चलाना ज़रूरी है। अब मैं इसको रन कर रही हूँ तो ज़रा देखो मेरा आउटपुट कैसा आया है, कुछ इस तरीके से आया। मैंने कैरोजल वैरोजल बनाया हुआ है, हेडर फुटर ऐड किया हुआ है, तभी मेरे पास ये आ रहा है होम का। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊँ कि ये मैंने किस तरीके से कनेक्टिविटी की हुई है, तो आपको याद होगा कि आप क्या करते थे, यहाँ पर आके सोर्स के अंदर मैंने यहाँ पर एक और फोल्डर बनाया हुआ है स्टोर का, और इसके अंदर app.jsx के अंदर ये कुछ याद आ रहे, पुराने वक्त की बात है, हमने ये सीखा था कि भाई हम होम चलाएंगे फिर रजिस्टर चलाएंगे। तो मैंने डायरेक्ट बोला है कि भाई आप डायरेक्ट ही रजिस्टर वाला काम कर लो। तो ये मैंने राउट बना के रखा हुआ है फ्रंट एंड में। रिएक्ट में कैसे राउट बनता था, कैसे वो होता था, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं सिखा रही दोबारा कि हम कैसे बना रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ाने का फ़ायदा यही था। बेसिक में हम सीख चुके हैं कि हमने राउटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर मैंने मॉड्यूल बना के पाथ और एलिमेंट दिया हुआ है। तो डिफ़ॉल्ट में मेरे पास क्या चल रहा है, होम पेज, और होम पे भी क्लिक करूँगी तब भी मेरे पास होम चलेगा। अब मुझे आना है अपने रजिस्टर के अंदर, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि भाई रजिस्टर डॉट JSX में आप ये वाला काम कर लो। इसको मैंने फोल्डर में भी रखा हुआ है। तो मैं इसको कैसे जा रही हूँ, यहाँ पर पहले रन करके दिखाऊँगी ताकि आपको गेट हो। तो रजिस्टर पर आऊँगी तो यहाँ पर भी मैंने कुछ जो है वो थीम वीम सेट की हुई है। आप लोग कुछ नहीं करना, आप फ़िलहाल सिर्फ एक क्या कर दो, एक फॉर्म बना लो सिंपल सा, भले उसमें कोई डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग ना हो, क्योंकि अभी हम लॉजिक पे काम करने वाले हैं कि क्या किस तरीके से हो रहा है। अच्छा अब ज़रा देखो यहाँ पर मैं फील्ड दूंगी, मैं कोई नई फील्ड दे देती हूँ, जैसे नौमान दे दिया मैंने, और इसकी जो है वो ID डाल देते हैं। तो मैं बेसिकली क्या करना चाह रही हूँ,
इसको रजिस्टर करवाना चाह रही हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं यहाँ पर नंबर भी चेंज कर देती हूँ और पासवर्ड में यहाँ पर इनक्रिप्टेड हुआ हुआ है। अगर मैं 1 2 3 डालूंगी तो मेरे पास जो है वो शायद एरर आ जाए कुछ। देखो यहाँ पर आ गया पासवर्ड मस्ट बी, लेकिन आपके पास अभी नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने क्या बोला था कि आप अभी वैलिडेशन वाला काम नहीं करो। मेरे पास लगा हुआ है, मैं बाद में सिखा दूंगी कैसे हुआ हुआ है ये। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे रही हूँ। वही है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो हम .NET में हमने सीखा था रखना, क्या, नोमान N कैपिटल OMAN @123। तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, कैपिटलाइज लेटर, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये मैंने एक जो है वो बनाया हुआ है। तो अब ये देखो क्या बोल रहा है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और रजिस्टर्ड सक्सेसफुली के बाद इसको मैंने स्टोर भी करवाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँगी या F12 करूँगी तो आपको गेट होगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैंने कंसोल कराया हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें मैं अभी लाइन से सिर्फ दिखाऊंगी तो आपको गेट हो जाएगा। देखो ये वही वाली चीज़ें गेट कर रही हूँ मैं, कौन सी, जो हमने बैक एंड में सीखी थी, नेम, पासवर्ड, पीनम, ईमेल, गेट हो रहा है। तो ये रिस्पॉन्स में मैं जो जो दिल चाहेगा मैं वो कंसोल पे प्रिंट करवा दूंगी, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए। तो उसके बाद असल चीज़ मेरे यहाँ पर है कि मैं एप्लीकेशन पर आ रही हूँ और लोकल स्टोरेज में मैंने एक टोकन वाला काम भी करवाया हुआ है। यानी आप देखो यहाँ पर जैसे ही यूज़र रजिस्टर हुआ उसके अगेंस्ट एक टोकन जनरेट हो गया। और अगर मैं यहीं से क्या करती हूँ, आके अगर मैं यहीं से साइन आउट का, मेरे पास साइन इन, रजिस्टर, और रजिस्टर के बाद यहाँ पर कहीं पर मैंने साइन आउट का भी रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है देख लेते हैं इसको। इसको मैंने कहीं साइन आउट का भी रखा हुआ है। अगर मैं साइन आउट करूँगी इसको, अच्छा देख लेते हैं, चलो साइन आउट का कहाँ है। अभी फ़िलहाल हम इतना पहले सीखते हैं लॉगिन करने पे ये सारी चीज़ें हो मेरे पास। तो मैं अपनी लॉजिक पर आ रही हूँ भाई कि हम किस तरीके से इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑन सबमिट में क्या लगा दिया है, सबसे पहले राउटिंग से काम स्टार्ट कर लेना। राउटिंग तुम्हारे बैकएंड पे मौजूद होनी चाहिए। तो बैकएंड पे सर्वर वाले फोल्डर के अंदर आपको याद होगा तो आप देख लोगे इस तरीके से। अभी जैसे मैं गई थी कहाँ पर, राउटर का फोल्डर, राउटर, ये सब आपके पास मौजूद है। सिर्फ में आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा कि भाई आपके पास रजिस्टर, गेट और पोस्ट आपके पास बना हुआ है, ठीक है। वैलिडेशन लगी हुई थी तो एरर आया था, वैलिडेशन नहीं अभी काम हुआ हुआ, सिंपल आप ऑथ कंट्रोलर डॉट रजिस्टर कर लोगे। गेट हो रहा है। अब मैं वापस से आ रही हूँ अपने रजिस्टर की फाइल के अंदर और यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से मैंने क्या काम करवाया हुआ है। हैंडल सबमिट का एक फंक्शन बनाया हुआ है। तो हैंडल सबमिट पर मुझे कुछ चीज़ें गेट करनी होगी। अब ज़रा देखो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले हैंडल सबमिट पे मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये रहा हैंडल सबमिट का मैंने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, एक मेथड एसिंक्रोनस है। और इसके अंदर मैं क्या पास कर रही हूँ, ज़रा देखो यहाँ पर e.prevent default। प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जैसे अभी मैं आपको दिखा रही थी कि भाई यहाँ पर मैं रन करूँ और कोई नाम दूँ और कुछ भी ईमेल वगैरह कॉन्टैक्ट डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। अब अगर मुझे लेट सपोज कॉन्टैक्ट चेंज करना है तो मैं रिमूव करके अगर चेंज कर रही हूँ, बाकी फील्ड्स का डेटा क्या हुआ हुआ है, प्रीवेंट हुआ हुआ है, मतलब स्टॉप हुआ हुआ है। वरना अगर मैं ये ना करूँ, आप ना करूँ, आप ऐसे ही करके देखोगे तो क्या होगा, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, तो वो आपकी स्टेट को क्या कर देगा, रिमूव, मतलब बाकी फील्ड्स को भी एम्प्टी कर देगा। सिंपल सा ये मतलब है इसका, ठीक है। तो अगर आप कहीं पर भी इनपुट फील्ड में बीच में डाल रहे हो डेटा तो वो आपके बाकी फील्ड्स को स्टॉप रखे, उसी पे होल्ड करके रखे, तो ये है। और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग पे यहाँ पर यूज़र हुआ हुआ है। अब यूज़र क्या चीज़ है ये पता करना है हमें कि यूज़र के अंदर क्या चीज़ें हुई हैं, जो अभी मैंने आपको आउटपुट पे दिखाया था कंसोल पे। यूज़र में क्या क्या चीज़ें आ रही थी, अगर अभी आपको याद हो कि मैंने अभी F12 करके दिखाया था आपको, तो यूज़र में क्या चीज़ें आ रही थी मेरे पास, सारा मेरे पास क्या आ रहा था, ये नहीं, रिस्पॉन्स में क्या आ रहा था मेरे पास, पीनम, यहाँ पर मेल, नेम, पासवर्ड और पीनम। अच्छा ये बाकी चीज़ें भी अभी मैं बताती जाऊंगी बाकी चीज़ें कैसे आ रही है। सबसे पहले यहाँ से, तो ये कैसे आ रहा है बेसिकली मेरे पास, ये मेरे पास आ रहा है, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ज़रा देखो ऊपर, यहाँ पर आके मैंने सेट यूज़र किया हुआ है यूज़ स्टेट के अंदर। अब ये सेट यूज़र के अंदर यूज़ स्टेट कैसे काम आ रहा है, ज़रा देखो यहाँ पर मैंने कुछ वही वाली सेम वही मॉडल वाली अपनी फील्ड्स लिखी हुई है, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। यहाँ मैंने नेम, मेल, पीनम और पासवर्ड को कैसे लिखा हुआ है, एम्प्टी डिक्लेयर किया है। जाहिर सी बात है क्योंकि सेट होगा स्टेट कब, जब जो है वो ऑन स्टेट पे मेरे पास
स्टेट जो है वो चेंज होगी। स्टेट चेंज कैसे होगी, मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो ये बनाई हुई है कुछ फील्ड्स। अब ये फील्ड कौन सी है, जेसन फॉर्मेट की नहीं है, ये फील्ड जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट की है। अगर आपको जेसन कुछ याद हो तो जेसन और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंस ही यही था। क्या डिफरेंस था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम की को एज इट इज देते हैं, और अगर जेसन होता था, अगर आपको पोस्टमैन एपीआई याद है शक्ल उसकी, तो पोस्टमैन एपीआई के अंदर हमने क्या किया था, हम लिख रहे थे याद है बॉडी के अंदर, तो हम डबल कोट्स में देते थे क्या चीज़, की भी और उसकी वैल्यू भी। तो अगर मैं यहाँ पर आके दिखाऊं तो बॉडी के अंदर जो हमने लिखा था, ये देखो नेम भी, की भी डबल कोट में आ रही है और उसकी वैल्यू भी डबल कोट। तो इसका मतलब है ये जेसन फॉर्मेट है। याद रखना अगर किसी को याद नहीं है कि क्या डिफरेंस होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैंने किस फॉर्मेट पे लिखा हुआ है, ये मैंने जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में क्या स्टोर किया हुआ है, की और वैल्यू। और देखो ये यूज़र क्या है, ये यूज़र ये सारी चीज़ों को सेव करेगा। अब ये सेव कैसे करेगा, ये यहाँ पर समझने की चीज़ है कि यूज़ स्टेट के थ्रू इसको सेव कर रहा है। और यूज़ स्टेट में क्या चीज़ आ रही है, सेट यूज़र, और ये सेट यूज़र क्या है, ये है सेट यूज़र। अब ये असल तुम्हारा फंक्शन है कि इसको समझोगे कैसे कि सेट यूज़र काम कैसे करता है। सेट यूज़र के अंदर मैंने यहाँ पर देखो 3 डॉट लगाया हुआ है और यूज़र को पास किया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये एक स्प्रेड ऑपरेटर है और ये पुरानी चीज़ों को सेट करके रखता है। देखो अभी ये सिर्फ इतनी सी 2-3 लाइन समझाने के लिए मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल बनाई हुई है आपके लिए। इसका इस वाले कोड से, रजिस्टर वाले काम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस ऑपरेटर को, ये जो 3 डॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। मैंने जो फंक्शन बनाया था रजिस्टर, उसके अंदर ये काम किया हुआ है ताकि मैं आपको कंसोल के ऊपर ये दिखा सकूँ। मैंने एक बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्प्रेड ऑपरेटर याद रखना हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है या तो एरे के साथ यूज़ होगा। अभी यहाँ पर इस वाले काम के अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रहा है, तो मैं ऑब्जेक्ट के साथ सिखा रही हूँ। मैंने क्या किया, देखो एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन का और उसके अंदर मैंने की वैल्यू दे दी है। जेसन जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में मैंने की दी है नेम, इफ्रा, एज 20, गेट हो रहा है। उसके बाद मैं एक नया यहाँ पर बना रही हूँ अपडेटेड अंडरस्कोर पर्सन, और इसके अंदर मैं क्या पास करवा रही हूँ, स्प्रेड ऑपरेटर और पर्सन। यानी कि ये क्या कर देगा, इसको स्प्रेड ऑपरेटर स्प्रेड कर देगा। स्प्रेड क्या करेगा, स्प्रेड ये करेगा कि जो ये इसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है इसके अंदर ही इसको रेप्लिकेट कर देगा, याद रखना। लेकिन इस रेप्लिकेशन का फ़ायदा क्या होगा, इस रेप्लिकेशन का फ़ायदा ये होगा, अगर मैंने ये लिखा और इसके आगे मैं दोबारा फील्ड को रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या लिख दिया, एज 34, पहले क्या दी थी, एज 20। तो अब इसका आउटपुट अगर मैं चेक करूं console.log पे तो क्या आना चाहिए आपके नज़दीक, क्या बोलोगे, इफ पहले नेम इफ्रा आएगा और फिर एज रिपीट होगी, लेकिन एज रिपीट नहीं होगी। स्प्रेड ऑपरेटर को समझाने का मकसद ही यही है कि अगर कोई आप वही वाली की पास करते हो जो ऑलरेडी सेव है, तो वो उसको रिप्लेस कर देता है। यानी पहले क्या सेव हुआ था 20, लेकिन अब ये रिप्लेस क्या कर देगा 34। अगर तो प्रीवियस डेटा इसको मिलता है इस ऑपरेटर को, जैसे प्रीवियस डेटा इसको क्या मिलेगा, नेम का, तो नेम तो इफ्रा रखे रहने देगा। लेकिन अगर आप कोई की को रिपीट कर रहे हो, जैसे मैंने एज को रिपीट किया और नई न्यू वैल्यू दे दी, तो न्यू वैल्यू को क्या कर देगा, ये रिप्लेस कर देगा, गेट हो रहा है। और उसके बाद मैंने इसी को समझाने के लिए कंसोल पे प्रिंट कराया हुआ है। इसका कोई काम नहीं है मेरे प्रोजेक्ट से, लेकिन मैंने इसको क्या करवाया हुआ है, ज़रा देखो यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ क्या दिया हुआ है, नेम इफ्रा और एज 34। तो ये 34 क्या है मेरे पास, न्यू एज आ रही है, नेम और एज यहाँ पर मैंने इस तरीके से सिर्फ कंसोल पे प्रिंट करवा के दिखाया है। इसका आपके प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको समझ में कहाँ आएगा, यहाँ समझ में आएगा कि अगर अब देखो मैंने क्या लिखा हुआ, यूज़र के अंदर क्या चीज़ें थी, ये वाले सारे की वैल्यू पेयर था जो यूज़र ने दिया। अब अगर यूज़र ने इफ्रा दे दिया या XYZ जो भी दे दिया, उसको भी स्टोर करेगा। और इस नेम के अंदर क्या चीज़, इसके अंदर देखो 2 चीज़ें चाहिए होती है, मुझे नेम वैल्यू भी चाहिए होती है। और नेम वैल्यू के अंदर ये क्या देखेगा कि आपका इनपुट कैसे हैंडल हो रहा है। अब मेरा इनपुट कैसे हैंडल हो रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ ऊपर एक और फंक्शन बनाया हुआ है। क्या लिखा हुआ है मैंने, हैंडल इनपुट के नाम से, और उसके अंदर जितने भी नेम और वैल्यू है उनको मैं टारगेट कर रही हूँ। कैसे टारगेट किया, अब ये इसका सेंटेक्स से लिखने का तरीका कि मैं यहाँ पर एक बनाऊँगी, पहले कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल नेम बनाया और उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, टारगेट डॉट नेम। तो इससे हो क्या रहा है, इसने क्या किया होगा, ये यहाँ फॉर्म पर आएगा और जितने भी नेम है, यानी जितनी भी नेम की वैल्यू है, इसको ये क्या बना देगा, की बना देगा, गेट हो रहा है। और उसके बाद जितने भी क्या है यहाँ पर वैल्यू,
वैल्यू क्या होगा, फॉर्म फिल करते वक्त अभी जैसे मैंने नौमान का डाल के दिखाया, तो वैल्यू को भी ये गेट करेगा, वैल्यू के अंदर स्टोर करेगा और नेम को स्टोर कर लेगा, इस वाले नेम को स्टोर कर लेगा इस वाले नेम में। अगर आपको मुश्किल लग रही है आप इसको एन और वी बना के देख लो ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए आपको। गेट हुआ यहाँ पर। अब ये मुझे क्यों चाहिए होता है, क्योंकि मुझे स्टेट को सेव करवाने के लिए चाहिए होता है। तो स्टेट को मैं कैसे सेव करवा रही हूँ, यहाँ पर एरे के फॉर्मेट में। अब बताओ एरे के फॉर्मेट में मैंने क्यों करवाया, मैं इसको ऐसे भी करवा सकती थी कि मैं इसको यहाँ पर एरे ना बनाऊँ, नेम और वैल्यू दे दूँ। तो क्या डिफरेंस होगा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख के छोड़ दूंगी तो सारे नेम नहीं आएंगे, सिर्फ पहली फील्ड का नेम आ जाएगा। पहली फील्ड का नेम क्या था मेरे पास, बताओ, नेम ही था, यानी कि सिर्फ वो यूजर का नेम ले लेगा, बाकी चीज़ों को छोड़ देगा। तो चूंकि ये क्या है, 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2, सारी पोजीशन का डेटा मुझे नेम का चाहिए, सारी ही पोजीशन की मुझे वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक बनाऊंगी यहाँ पर इस तरीके से एरे, ताकि एरे के फॉर्मेट में जितने नेम है वो सब आ जाए और जितनी वैल्यू है वो सब एक एक करके जो है वो लेना शुरू कर दे। गेट हो रही है वैल्यू, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है हैंडल इनपुट, ये बनाना ज़रूरी है। अब आपको समझ में आया कि सेट यूज़र में स्टेट कैसे चेंज हो रही है, और उसी को फिर मैंने क्या कर दिया है भाई कि मैं इसको कंसोल पे प्रिंट भी करवा के देख रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि मैं ट्राई करूँ। अब ट्राई के अंदर देखो यहाँ पर एक मुझे अपनी यूज़ करनी है एपीआई। हमने दो तरह की एपीआई देखी है, एक फैच एपीआई होती है और एक कौन सी एपीआई होती है जो हम पोस्टमैन के थ्रू कर रहे थे पिछली क्लासेस में जो हमने की है। यहाँ पे जब हम जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो हम कौन सा सेंटेक्स यूज़ करते हैं, फैच एपीआई का। तो फैच एपीआई के सेंटेक्स में चीज़ें वही हैं, सिर्फ सेंटेक्स डिफरेंट है कि मैं क्या कर रही हूँ, रिस्पॉन्स को गेट कर रही हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया रिस्पॉन्स के नाम से, ठीक है, और ये अवेट का फंक्शन है और ये क्या करेगा, फैच कर ले किसको, देखो ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, क्या है ये, कौन सा पाथ है, ये वही वाला पाथ है जो हमने अपने राउटर में बना के रखा हुआ है। क्या पाथ है, पोर्ट नंबर मैं वही वाला दूंगी, API/auth, चाहो तो इसको तुम ब्राउज़र पे रन करके देख लेना, वैसे इसको रन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको अब अच्छे से पता है, आपने API में ये चीज़ें चला के देखी हुई है। तो जो मेरी पोस्टमैन API का पाथ था पूरा का पूरा वही पाथ है ये, ठीक है। सेम मैंने अपना पोर्ट नंबर भी वही रखा है ताकि मेरे पास पोर्ट में भी कोई गड़बड़ ना हो। तो मैंने क्या किया है, उसी API/auth और आगे मैंने रजिस्टर रखा है, और इसके अंदर मुझे चाहिए होती है 3 चीज़ें या 3 प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी होती है मेरा प्रोटोकॉल का नाम। मेरे प्रोटोकॉल का नाम क्या है, पोस्ट, क्योंकि मैं अभी क्या कर रही हूँ, डेटा को पोस्ट करवा रही हूँ, सबमिट करवा रही हूँ। दूसरी चीज़ होती है मेरे पास हेडर। हेडर क्या चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, आपने पोस्टमैन API के अंदर हेडर सेट किया था अगर आपको याद आ रहा हो। तो हेडर में मैं क्या सेट करवाती थी, कंटेंट टाइप, और यहाँ पर क्या लिखवाती थी, एप्लीकेशन जेसन। तो बिल्कुल ये वही फॉर्मेट है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमने करके देखा हुआ है तो हमें आसानी, हमें याद है कि भाई हम इसके हेडर को सेट करवाते थे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, हेडर्स, एस लगा हुआ है। जो चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, जहाँ एरर करने के चांसेस होते हैं वो मैं बता रही हूँ। अगर तुम इसको हेडर कर दोगे तो ये मेथड बन जाएगा, ये यहाँ पर वो नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी का नाम नहीं रहेगा, तो यहाँ मैं हेडर्स ही लिखूँगी। जबकि हमने लास्ट टाइम जो बनाया था लॉजिक के अंदर, वहाँ मैंने हेडर लिखवाया था ऑथराइजेशन वाले काम में। गेट हो रही है तो इसको हेडर्स लिखना। तो हेडर्स क्या है मेरा, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। थर्ड चीज़ क्या है मेरी, बॉडी। अब बॉडी के अंदर आपको एक मेथड नज़र आ रहा है JSON.stringify। ये क्या कर रहा है ज़रा देखो, अगर तो जेसन में कुछ याद है, स्ट्रिंगिफाई हमने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा था, नहीं याद है तो ज़रा देखो ये ऊपर ही बता रहा है क्या करता है ये स्ट्रिंगिफाई। कन्वर्ट्स अ जावा स्क्रिप्ट वैल्यू टू जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। समझ में आया क्या करता है, यानी जो जावा स्क्रिप्ट का कंटेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, जेसन में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको अभी पता है कि यूज़र के अंदर जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में सेव हुआ था। मैंने अभी इतनी देर तक यही बात बताई थी कि ये किस फॉर्मेट में सेव हुआ है, जावा स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में सेव हुआ है ना। अगर तो मैं यहीं पर ही डबल कोट्स लगा दूँ, लेकिन ये सेव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट का फॉर्मेट मांगता है, सेट स्टेट। तो सेट स्टेट के अंदर जावा स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में मैंने सेव किया है, लेकिन अब जब मुझे आगे यूज़ करना है ट्राई के अंदर, मैं क्या करूँगी, स्ट्रिंगिफाई के मेथड से अपने इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूँगी। क्यों कन्वर्ट करूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने पोस्टमैन API के अंदर देखा था कि हमारे पास की वैल्यू पेयर जेसन के फॉर्मेट में ही सेव होती है।
तो ये 3 चीज़ें मुझे लाजमी लिखनी है। मैं कोई भी चीज़ स्किप करूँगी मेरे पास ट्राई जो है वो सही नहीं चलेगा। और रिस्पॉन्स मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स के वेरिएबल में इसका रिस्पॉन्स गेट कर रही हूँ। फिर मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर कंसोल में उसी रिस्पॉन्स को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। जब भी मैंने आपको जब रन करके दिखाया था तो यहाँ पर मेरे पास ये देखो ये वाला रिस्पॉन्स पूरा नज़र आ रहा है। अब इस रिस्पॉन्स में क्या कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो रिस्पॉन्स के अंदर ज़रा देखो मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है वेरिएबल, ये क्या है RES_डेटा। तो इसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स के वेरिएबल में यानी जो भी फैच करके आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट करके इसके अंदर स्टोर करो, और उसी को फिर मैंने क्या करवा दिया, console.log पे रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ये यहाँ पर मैंने आके प्रिंट करवा दिया। तो आपको यहाँ टर्मिनल पे भी ये चीज़ दिख जाएगी लिखी हुई कि रिस्पॉन्स फ्रॉम, दोबारा से इसको रन करके देखेंगे तो इस console.log पे भी मुझे ये चीज़ वहाँ पर भी मिल रही होगी कि क्या लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर। अच्छा अब ऑप्शनल है, आप बोलो नहीं चाह रहा मैं इसका रिस्पॉन्स गेट करना, मैं बोलूँगी नहीं करो आप ये काम console.log वाला। और रिस्पॉन्स ओके क्या है, वही कौन सा ओके की स्टेट कब आती थी पोस्टमैन API के अंदर, 200, जब मेरे पास रिस्पॉन्स 200 गेट होता था तो मेरे पास ओके की स्टेट आती थी। वही मैंने यहाँ पर कंडीशन चेक करवाई हुई है कि अगर ये हो तो आप क्या करो, टोकन जनरेट कर दो। अच्छा अभी इसको आप जो है वो ऑमिट कर सकते हो, किसको, टोकन वाले काम को, इस वाले काम को अभी आप छोड़ सकते हो। लेकिन अभी देखो मैं टोकन वाला काम जो है वो स्टोरेज नहीं करवा रही, टोकन जनरेट करवा रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, सेट आइटम, और यहाँ पर मैं सेट आइटम क्या करता था, गेट आइटम सेट आइटम लोकल स्टोरेज में डेटा को सेव करता है। जावास्क्रिप्ट के मैंने एडवांस में पढ़ाई थी ये चीज़, नेटवर्क की चीज़ें पढ़ाई थी, लोकल स्टोरेज और दूसरा क्या था याद ही नहीं रहता ना, यही तो मसला है। अगर देखो मैं एप्लीकेशन पर आऊँ, सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज, दो तरह के स्टोरेज होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक परमानेंट स्टोर करता है और एक टेम्परेरी स्टोर करता है। तो सेशन वाइज जो है वो स्टोर होता है टेम्परेरी, लोकल में वो परमानेंट स्टोर करता है। जब तक मेरे पास ये ब्राउज़र चल रहा है मेरे पास लोकली डेटा सेव रहेगा। तो इसको मैंने टोकन जनरेट करके यहाँ प्रिंट करवाया हुआ है। तो अभी क्या है मेरे पास, अगर सेट आइटम पे देखो टोकन जनरेट अगर हो रहा है, अभी ये टोकन अभी कैसे जनरेट हो रहा है, चाहो तो अभी इसको स्किप कर लो, सिर्फ रजिस्टर कर सकते हो। और उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, toast.success, आप यहाँ क्या लगा सकते हो, अलर्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ही सिंटैक्स चल रहा है, आप सिंपल अलर्ट लगा लो। या इसको मैंने थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए क्या किया हुआ है, टोस्ट मैसेज, फ्लटर में भी हमने टोस्ट यूज़ किया था अगर आपको याद आ रहा हो। तो ये टोस्ट मैसेज जो है वो दे रहा होता है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, जो मेरे पास यहाँ राइट साइड पे आ रहा था बना हुआ, अगर आपने अभी रन करके देखा था। और उसके बाद आता है मेरे पास नेविगेट मैं किस पे करवा दे रही हूँ, रजिस्टर करने के बाद अपने होम के पेज पे वापस नेविगेट करवा रही हूँ। ये मेरे पास कहाँ से आया हुआ है, अगर मैं app.jsx में दिखाऊँ तो ये मेरे पास ये रहा बना हुआ पाथ, कि अगर कुछ भी ना हो तो कहाँ चले जाओ, सिंपल होम के पेज पे चले जाओ। तो ये काम हुआ हुआ है। और एल्स में मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल कि अगर आपको ना मिले तो अगर मेरे पास इसमें कोई मैसेज आए तो रिस्पॉन्स को गेट करो आप एज अ एरर मैसेज, और वहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, उसी रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करके कंसोल पे प्रिंट कर दो कि रजिस्टर एरर रिस्पॉन्स, वही रिस्पॉन्स नहीं गेट हुआ, एरर हो गया। और फिर ट्राई वाला जो मेरे पास ऊपर ये ब्लॉक चल रहा था, इसका कैच ये रहा कि भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फेल्ड, या जो भी रीज़न आप यहाँ पर फेल्ड लिख दो, कुछ भी इस तरीके का लिख सकते हो। और सिंपल इसको फिर मैंने रिटर्न में क्या करवाया हुआ है, वो ये पूरा कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बना हुआ है। आप लोग जब करोगे तो आप सिंपल यहाँ पर एक फॉर्म के यहाँ से जो है वो फॉर्म का जो है वो टैग यूज़ कर लेना। ये इमेज लगी हुई है, ये सिंपल खाली किसकी वो आ रही है, पूरी की पूरी मेरे पास डिज़ाइनिंग वाला पर्सपेक्टिव है। तो आप इमेज वगैरह समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्या हुई है। डिज़ाइनिंग का पर्सपेक्टिव आपको पता है, फॉर्म आप बनाओ और उसको रन करो। तो ज़रा देखो यहाँ पर मेरे पास टोकन जनरेट हुआ हुआ है। लॉग आउट वाला काम मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि हाँ भाई टोकन जब लॉग आउट कर रही हूँ तो फिर किस तरीके से काम हो रहा है। रजिस्टर करने के बाद अगर मैं दोबारा रजिस्टर कर रही हूँ तब ये फ़ोन नंबर का देखो ये भी वैलिडेशन लगी हुई है। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से कर रही हूँ, अब पासवर्ड पर आ गया है, तो पासवर्ड पे भी मुझे क्या देना पड़ेगा,
कुछ नया पासवर्ड मैंने रजिस्टर किया और वापस से मेरे पास कहाँ आ गया ये पाथ, अब मेरे होम के पेज पे। तब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, खाली सिंपल प्लेन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये रहा मेरा टोस्ट का मैसेज और आया कहाँ पर है, होम के पेज पे। तो अभी आप लोग होम वोम का पेज इतना डिज़ाइन नहीं करना, डायरेक्ट रजिस्टर पर आ जाओ, रजिस्टर के अंदर वाला काम जो है वो करके देख लो, ताकि एटलीस्ट आपके पास ये वाली चीज़ जो है वो बन जाए। करना स्टार्ट करो इसको।